हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर थर्ड है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें लगातार हम आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी टॉपिक एनुअल एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, जिससे आप लोग यदि अभी तक नहीं विजिट किए तो प्लेलिस्ट विजिट कर लें। आज के इस लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रोड एवं सेल विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और सेल के लिए मान लीजिए सेल विभव के लिए निर्दिष्ट ने एक प्रकार से एक समीकरण प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक अर्ध सेल है और उसमें बिलियन में एक हमारे पास धातु का छड़ डूबा है, तो उस पर कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होता है। और विभव जब उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, मतलब कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे जब हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तब हम आपको बताए थे ताप पर भी निर्भर करता है। और ये जो ताप है वो किसके आधार पर समझा जा सकता है, वो निर्दिष्ट समीकरण के आधार पर समझा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे धातु की प्रकृति हो गई, विलयन धातु आयनों का सांद्रण है, ताप है, इनको प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है इलेक्ट्रोड विभव पर और सेल विभव पर, इनके प्रभाव का अध्ययन कर निर्दिष्ट ने एक समीकरण दे दिया, जिसे हम निर्दिष्ट इक्वेशन कहते हैं। मतलब बच्चों, जैसा मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पात्र है, ठीक है बच्चों, और इस पात्र में मैंने कहा कि एक विलयन भर दी गई है। यहां पर मैं जिंक सल्फेट का विलयन भर देता हूं, ठीक है। इसमें बच्चों मैंने जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। ये मेरे पास एक पात्र है और इसमें मैंने भर दिया जिंक सल्फेट ZnSO4 और इसमें एक छड़ डुबा दिया, मतलब छड़ लगा दिया। वो छड़ आपका जिंक का ही है। ये लो भाई, ये छड़ है, ये छड़ हो गया, ठीक है। ये छड़ है और ये जो छड़ है वो जिंक का ही है बच्चों। किसका है? जिंक का आपका छड़ है, ठीक। ये चीज हो गया। अब जैसे ही किसी धातु को उसके विलयन में डुबाया जाता है, तो या तो यह इलेक्ट्रॉन विलयन से ग्रहण करेगा या तो विलयन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिंक की प्रवृत्ति है बच्चों, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालता है। कहने का मतलब सिंपल तरीके से, जैसे यहां पर आपका ये जो जिंक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ही रहने देता है छड़ पर, और Zn2 पॉजिटिव बच्चों ये विलयन में चला जाता है। पता है ना कि इस पर जो क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और ये एनोड की भांति कार्य करता है। जब हम विद्युत रासायनिक सेल आपको समझाए थे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हमने जिंक का रॉड लिया, उसको हमने उसी के विलयन में डुबा दिया। जिंक का ही आपका ये अपघटन विद्युत अपघट पदार्थ है बच्चों। यहाँ पर ये विद्युत अपघट कहलाता है ना, जो अपघटित हो सकता है। यदि जिंक सल्फेट की मैं बात करूं तो ये जब टूटेगा तो Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनाता है, ठीक है। तो ये टूट सकता है, इसलिए विद्युत अपघट इसे बोलते हैं। तो जब हम धातु के छड़ को उसी के विलयन में डुबाते हैं, तो ये जो है हमारा यहाँ पर देखो आवेश उत्पन्न हो गया, या तो माइनस है या तो प्लस चार्ज है। चार्ज उत्पन्न हो गया, मतलब या तो ऋणावेशित हो गया तो धनावेशित हो गया। अब देखिए ये विभव होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गमन करेगा, तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लगेगी, और वही ऊर्जा है, वही कार्य है, वही आपका विभव है। भाई ये विभव का रूप कैसे दे दिया गया कि भाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये आप लोग फिजिक्स में अच्छे तरीके से पढ़े हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर जो एनर्जी यहां पर है, जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा, वही कार्य उसका विभव है। अब इस विभव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे धातु की प्रकृति है, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण है। जैसे ये आपका विलयन है, इसमें आयनों का सांद्रण Zn2 पॉजिटिव आयनों का सांद्रण बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यहां से बच्चों आपका आयन बाहर जाता है और इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे ही रहता है। जिंक की प्रवृत्ति होती है,
विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ऑक्सीकृत होना और अपचयित होना ये किस पर डिपेंड करता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी पर। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण होने यानी ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति ज्यादा है होती है, इसमें ऑक्सीकरण ज्यादा आसानी से होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही रहता है और यहाँ पर सांद्रण बढ़ते जाता है। सांद्रण बढ़ेगा तब पर भी इसके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड विभव में प्रभावित मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है बच्चों। मैंने क्या कहा कि भाई जैसे हमारा ये क्षण है इस विलयन में डूबा है तो इसमें जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है, वही कार्य विभव है। ठीक है, अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी यहां पर आयन जितना ज्यादा होंगे उस पर भी निर्भर करेगा। ये आपका धातु कैसा है भाई, क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, उस पर भी निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कितना ज्यादा है, उस पर भी निर्भर करेगा। ताप पर भी निर्भर करेगा। इसी प्रभाव को दर्शाने के लिए हमारे नरनस्ट साहब आए और एक समीकरण प्रस्तुत कर दिया भाई, और बोले कि ये हमारा नरनस्ट समीकरण, इस आधार पर आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों चीजें क्लियर है? चलिए, तो भाई साहब थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा कि जब किसी धातु के छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। बच्चों इस इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपका धातु की प्रकृति हो गई, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण हो गया, ताप हो गया। हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में यही चीज बताए थे बच्चों कि जब ताप की बारी आएगी तो नरनस्ट समीकरण से समझा जा सकता है, क्योंकि नरनस्ट ने एक समीकरण दिया था। ठीक है, उनके आधार पर एक समीकरण प्रस्तुत किया, वो समीकरण आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि समीकरण निकालने के लिए भी बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अभी 12th लेवल में ये चीजें जरूरी नहीं है। मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक धातु का मान लीजिए क्षण है जो कि किसी विलयन में डूबा हुआ है, तब वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या तो ग्रहण करेगा। दो ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या तो ग्रहण करे। तो मैं मान के चलता हूं यहां पर थोड़ा सा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष सामान्य अवक्रिया का मतलब, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपके पास एक मेटल है, जैसे जिंक की बात किया था मैंने, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक मेटल हमारे पास M है, मेटल मतलब M ही लिखेंगे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? मान लो N इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ये बच्चों यदि शुद्ध मेटल के रूप में आएगा तो N इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा, तभी आपका ये M के रूप में बन पाएगा, यानी सॉलिड में। ये एक्वस फॉर्म में था, ये M के फॉर्म में आ गया। यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तभी वो जिंक अवस्था में आएगा। इसके लिए नरनस्ट ने कैसे समीकरण दिया बच्चों? तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां तक आपका M हो ही गया के लिए, इसके लिए हम कर रहे हैं ना, ये हमारा जो समीकरण है, इसके लिए नरनस्ट समीकरण का रूप निम्न होगा। देखिएगा, थोड़ा सा चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कहा गया, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंडीशन क्या होता है कि भाई साहब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। विलयन का सांद्रण क्या होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, उसके सापेक्ष जो विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं, जिसे हम E0 से दर्शाते हैं। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होगा वो हम समझेंगे किसके आधार पर? नरनस्ट के आधार पर। तो नरनस्ट ने कहा मानक ले लो भाई। अब यहां पर प्लस माइनस सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां पे प्लस माइनस सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। यदि इसे आप गलती कर बैठेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पे मैंने प्लस लिया, क्या ले लिया बच्चों? प्लस ले लिया। तो यहां पर आपको लिखना है RT/NF। इन आपका है, ये इन है, लॉग नहीं लिखेंगे अभी आप। यहां पर आप लिखेंगे बच्चों कि भाई ये ऑक्सीकृत मतलब कितना, यहां पर N पॉजिटिव है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है आयन के रूप में, और फिर आपका
m जो है वो सॉलिड के रूप में। ठीक है, ये लियो, ये आपको लिखना है। जितना एग्जाम में लिखना है उतना मैं लिखवाऊंगा, लंबा चौड़ा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी बच्चों, कभी कभी या करके मैं यहां पे लिख दूंगा, या करके E बराबर E नॉट, यहां पे मैं माइनस यदि लिख दूं तो RT अपान NF, दोनों लिखना जरूरी है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको यदि ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे तो यहां पर माइनस चार्ज लग जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन लिख दिया। कभी कभी बुक में आपके ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि भाई दिक्कत हो गई ना, तो चलो भाई इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF है इन, ये आपका बच्चों एक प्रकार से रिड्यूस स्पीसीज कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ, रिड्यूस्ड स्पीसीज ऐसा भी मिल जाएगा। तो फिर आप लोग कहोगे सर हमारे बुक में तो सब में अलग अलग है, आपने क्या करा दिया सर, और ये ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है, उस स्थिति पर हमने इसको लिया है। ठीक है, ये लो, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्याग के रखा है। अब इनको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जहां पर आपका E क्या है, जहां आपका E क्या है, ठीक है, E क्या है बच्चों, ये E क्या है, अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट क्या है बच्चों, ये मानक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आपका R क्या है, R है गैस स्थिरांक, या बच्चों गैस स्थिरांक। ठीक है, इसका मान होता है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आपका F क्या है, F क्या है, कैपिटल F फैराडे। ठीक है, और आपको लिख के मैं यहां पे समझा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो सके, 1 मिनट समय दीजिए आप लोग। यहां पर आप लोग लिख लेंगे बच्चों, जैसे N की मैं बात करूं तो N क्या है, धातु आयन की संयोजकता है, धातु आयन की संयोजकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद F क्या है, ये आपका है 1 फैराडे है, 1 फैराडे है बच्चों, जो कितना होता है 96,500 कूलाम होता है। ये सब जरूरी की चीजें बच्चों, आप लोग जरूरत वाली चीजें, इनको बिल्कुल आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम नहीं लिखेंगे चल जाएगा काम, तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। ठीक है बच्चों, ये ताप है केल्विन स्केल की यदि मैं बात करूं तो 298 केल्विन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात किया जाता है। ठीक, ये चीज हो गया बच्चों, चीजें क्लियर है, सब कुछ इतना लिख लो काफी है। अब देखो मैं इनकी वैल्यू ही यहां पे पुट कर दूं, इनकी वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं तो यहां पे मुझे एक नया मान मिलकर यहां पर पूरा निकल कर आ जाएगा। जैसे भाई पूरा वैल्यू पुट कर दूंगा कि F का मान इतना रख दूं, T का मान इतना रख दूं, ठीक है, तो फिर इसका एक नया वैल्यू आ जाएगा। तो आप किसी में भी रख सकते हैं, परेशान मत होना, इतना ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं यदि कंफ्यूज हो जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए दिक्कत हो जाएगी। याद रखिएगा इन चीजों में आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक भी पॉइंट में परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर बच्चों थोड़ा सा मैं इस समीकरण को लेकर चलूंगा, इस पे वैल्यू पुट करूंगा, तो E बराबर, यहां पे मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, मतलब यहां पर यदि आपसे कह दूं कि नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट समीकरण में RTF का मान रखने पर, एक चीज और है बच्चों यहां पर, जैसे मैं मान के चलूं यहां पर MS 1 मोलर सांद्रण हो, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को कि Mn पॉजिटिव जो है वो सांद्रण में 1 मोलर है तथा 298
केल्विन ताप पर। मतलब m का मान 1 रखेंगे बच्चों, m का मान 1 रखेंगे, यानी n पॉजिटिव कब बना है, जब 1 मोल लिया गया है, यानी सॉलिड स्टेट में 1 मोल होना चाहिए। तो आपका E बराबर E नॉट ही रहने दो बच्चों, ये प्लस का तो प्लस रहने दो, RT है अपान NF है, इसको अपन log 10 में बदलेंगे। तो log 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303, जैसे मैं यहाँ पे 2.303 और इसका मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, और यहाँ पर आपका log 10 बदल जाएगा, बाकी आपका n पॉजिटिव है तो रहने दो, और नीचे आपका MS है। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, पहले log 10 में बदला हूँ बच्चों और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर 2.303 ऑलरेडी रहेगा। R का मान कितना है यार, R का मान कितना है, मैंने आपको बताया था ना 8.314, और बच्चों T का मान कितना है 298 केल्विन, सही है कि नहीं। N है तो N रहने दो, F 96,500 और ये log 10 में रहने दो, और इसका आप N पॉजिटिव रहने दो और नीचे का मान 1 रख दो। ठीक, अब इसका गुणा भाग अपने मोबाइल कैलकुलेशन में कर लेना। हम तो हमेशा बस इतना समझते हैं कि E का मान जो है ना बच्चों, ये E नॉट प्लस का 0.0591 अपान N बचेगा, और ये log 10 ही रहेगा, और आपका N पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यही आपका लास्ट में फाइनल लर्नेस्ट समीकरण आ जाता है। बस कंप्लीट बच्चों, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। मैं एग्जाम के लेवल से पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। यदि इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर। कांटेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 968529 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।